गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। जो आपके लिए लड़ गया उसके हिस्से में क्या आया? ट्रोलिंग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि दो क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। मेरे पास उनमें से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हमारे बीच चर्चा के केंद्र में हैं यूपीएससी के ख्याति प्राप्त शिक्षक श्री अवध ओझा जी। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर तुम चाहते हो परिवार मजबूत हो जाए, राष्ट्र मजबूत हो जाए, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था मजबूत कर लो। क्योंकि हाल ही में उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया है। मैं अवध ओझा, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पटपटगंज। उनका चुनाव लड़ना एक ऐतिहासिक महत्व वाली घटना है। हालांकि वो ऐसे पहले शिक्षक नहीं हैं जो चुनाव में उतरे हैं। ऐसे शिक्षक के एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे। 1991 के एलपीजी के पहले के दौर में जहां लाइसेंस परमिट राज के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था, वहीं एलपीजी के बाद से लगातार भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। उसके जरिए एक नए तरीके से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और पनप रहा है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो एमपीज हैं उनमें से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में अवध ओझा सर और भी खास हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो क्राइमोमीटर है वो भी 0 केस शो कर रहा है। पर देखना ये काफी दिलचस्प था कि पटपड़गंज का जो चुनाव है वो एक बड़े मार्जिन से वो हार गए हैं और उन्होंने फिर से हुंकार भरी है कि आने वाला चुनाव फिर से वो लड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पर हम बात जरूर करना चाहेंगे। यहाँ पर एक खालिस्तान का सपोर्टर सांसद बन जाता है, जो 2014 में भारत को आजाद कराते हैं, ऐसे लोग संसद के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक को चुनाव में हार जाना क्या सिद्ध करता है? शिक्षक में बहुत बड़ा नाम अवध ओझा। लोगों ने उनको उतना समर्थन दिया नहीं। कहीं ना कहीं लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था। हालांकि जनता ने उनको नहीं चुना, तो कहीं ना कहीं कुछ जनता के मन में भी रहा होगा उनकी छवि को लेकर के, या फिर जिस विशेष पार्टी से उन्हें टिकट मिली थी उस पार्टी की छवि को लेकर के। हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वयं की हार, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। उन्होंने पार्टी पर कोई ब्लेम नहीं किया। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनको तैयारी करने का समय कम मिला। लेकिन अब उनको ट्रोल किया जाना, उन पर मीम्स बनाया जाना, ये कहाँ तक सही है? और हाँ, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये जो क्राइमोमीटर पे अवध ओझा के नाम के पीछे जो 0 दिख रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खासकर तब जब तुम्हारे 2024 के जितने भी एमपीज हैं उनमें 46% लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो इतने दिनों से वहां पे शासन में काबिज थी, वो कैसे हार गई? उसके पीछे का क्या तर्क है, क्या कारण है? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। पिछले समय से जो बीजेपी है वो कार्य लगातार कर रही थी, ठीक है। उसका वोट बैंक धीरे धीरे करके चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा था। और आम आदमी पार्टी है, इनके जो कमिटमेंट्स थे वहां पे लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब इनकी जो सीएम कैंडिडेट हैं वो खुद अपनी सीट हार गए। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे, मनीष सिसोदिया जी और आतिशी जी को छोड़ करके लगभग इनके सारे बड़े लीडर जो थे वो सब अपनी अपनी सीट गवा बैठे। ये जो सीटें हारने का जो क्रम है, ये कहीं ना कहीं लोगों में व्याप्त असंतोष को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनकी नीतियों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो लोगों को ये संतुष्ट नहीं कर पाए। और इसके पीछे का क्या कारण था कि इनकी नीतियां क्यों इतना ज्यादा लोगों को भा नहीं रही थी? दरअसल पिछले कुछ समय पे अगर आप गौर करें तो इसके जो शीर्ष नेतृत्व थे वो ज्यादातर
उन पे आरोप लगते रहे और वो जेलों के चक्कर काटते नजर आए हैं, जिससे विकास कार्य बाधित होने के कारण एक तो ये, और दूसरा कहीं ना कहीं इस बार जब आम आदमी पार्टी कमजोर लग रही थी तो इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर करते तो भी इनकी जीत लगभग निश्चित थी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर ये ऐसे मार्जिन से हारे हैं कि अगर कांग्रेस के वोटों का अगर इनमें विलय कर दिया जाए तो ये अच्छा खासा अंतर से जीत सकते थे। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के सारे वोट्स आम आदमी पार्टी को ही चले जाते अगर मिल करके लड़ रहे होते, लेकिन अगर ये दोनों साथ लड़ते तो जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स थे कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी को ही जाते, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो ये कि इन्होंने गठबंधन नहीं करा तो वहां से इनको भारी नुकसान हुआ। हर जगह आप देखोगे तो कांग्रेस जो है वो लगभग सारे सीटों पे सेकंड रनर अप रही है। जैसे फर्स्ट रनर अप अगर मान ले आम आदमी पार्टी को तो सेकंड यही रही है, बाकी जो जीता है वो तो आपके सामने है ही, भारतीय जनता पार्टी। और तीसरा कारण ये रहा कि इनकी छवि को खराब किया गया है, चाहे उसमें लिकर स्कैम्स को बार बार उछाला गया हो, चाहे विलासिता जैसी चीजों को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया हो, जैसे शीश महल वाला चर्चा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तीन प्रमुख कारण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि दो क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। इसलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि अगली बार जब कोई ढंग का उम्मीदवार मिले तो उसको ऐसे ही मत छोड़ना सर। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। जो आपके लिए लड़ गया उसके हिस्से में क्या आया? ट्रोलिंग। इससे बेटर तो वो वही था जहाँ पहले था। उन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे लगा करके इलेक्शन लड़ा था, और आपने क्या किया? नेपो किड्स पहले से ही छाए हुए हैं, नए लोग को आने नहीं दे रहे हो। फिर ये जो 46% का आंकड़ा है ये कैसे कम होगा? जब आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिले तो आप बिना इस बात की परवाह किए कि वो किस पार्टी से है उसको सपोर्ट करो सर।